हाय साथियों, नमो नमः। आज हम आपके समक्ष मेघदूतम को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मेघदूतम को बीए में भी रखा गया है, यानी कि बीए के सिलेबस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से रखती हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में। तो वो इन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है कि वो कौन सी ईयर में रखती हैं। एमए में आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो इसका हम आज आपको बेसिक सा परिचय देंगे। परिचय देने से क्या होता है कि आप थोड़ा सा जानते रहते हैं इस एरिया में क्या है, इसमें किसका वर्णन है। फिर आप इसके श्लोकों को पढ़ते चलते हैं और अर्थ समझते चलते हैं, तो आपको आसानियाँ और बढ़िया होती है, ठीक है। तो आज हम इसके परिचय को देखेंगे, ठीक है। इसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि कालिदास के और कितने ग्रंथ हुए हैं, है ना। तो आप जानते हैं कालिदास ने इसको रचा था, लिखा था। कालिदास के अन्य ग्रंथों की बात करें तो एक मिनट। तो जो महाकाव्य है कालिदास के, देखिए महाकाव्य, गीत काव्य, नाटक, ये सब क्या होते हैं, इसका हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। तो आपको मिल जाएगा कि महाकाव्य के लक्षण क्या होते हैं, महाकाव्य को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने बड़े हो सकते हैं, गीत काव्य क्या होते हैं, इसके लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नाटक क्या होते हैं, नायक नायिका के क्या रोल रहता है, नायक किसे कहते हैं, नायिका किसे कहते हैं, इन सब का वीडियो हम आपको प्रॉपर दे रहे हैं। तो उसका कोई टेंशन है ही नहीं। हम आपको आज कि कालिदास के कितने ग्रंथ है उसको बताएंगे। अगर आपको ये देखना हो कि महाकाव्य क्या है, गीत काव्य है, तो इसका प्लेलिस्ट में होगा वीडियो, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुमार संभवम, रघुवंशम, ये महाकाव्य हैं दो, ठीक है। उसके बाद गीत काव्य है। गीत काव्य में दो हैं, ऋतु संहारम, मेघदूतम, ओके। तीसरा है नाटक। तो नाटक में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 7 रचनाएं जो है कालिदास की हैं, ठीक है। तो आज तो हम खाली मेघदूतम पर बात करेंगे। इसके बाद गीत काव्य की पार्ट चल रहा है, तो हम ऋतुसंहारम की बात कर लेंगे। फिर हम महाकाव्य को देख लेंगे, कुमार संभवम, रघुवंशम। उसके बाद नाटक देख लेंगे, ये सब है ना। तो ये सब आपको पढ़ना ही है। तो इंट्रो देखने से क्या होता है, आप थोड़ा श्लोक अगर ना भी पढ़ें तो भी आप जानते रहते हैं कि इसमें किसका वर्णन है ना। तो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से ये थोड़ा हेल्प कर देता है इस हिसाब से, ओके। तो आप इसको याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। बेसिक सा परिचय देखें तो यह जो है कालिदास की प्रसिद्ध गीत रचना है, जो मंदाक्रांता छंद में रचित केवल 115 पद्यों की लघुकाव्य कृति है, जो 2 भागों में, यानी कि जो 2 भागों में विभक्त है। पहला है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ, ठीक है। पूर्व मेघ में 63 पद्य हैं और उत्तर मेघ में 52, ठीक है। मंदाक्रांता छंद में यह पूर्ण रूप से रचित है, यानी सारे श्लोक आपको मंदाक्रांता छंद में मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक हम लिख दिया है कि मेघदूतम के संस्करणों का देश विदेश में बाहुल्य है, तो वहाँ है ही। विदेशों के लोग भी पढ़ते हैं इसको। विल्सन 1813 ईस्वी में इसका अंग्रेजी पद अनुवाद करके अनेक विदेशी भाषाओं में समानांतर उद्धरणों के साथ कलकत्ता से प्रकाशित किया। और ये थोड़ा थोड़ा इंट्रो हमने लिख दिया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिए। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये वाला है, ठीक है। मेघदूतम का जो विषय वस्तु या कथानक है, ठीक है। तो मेघदूतम मेघदूत का कथानक कल्पित है, अर्थात इसमें कल्पना का बहुत ही जोरदार तरीके से सहारा लिया गया है। कवि ने कल्पना की है कि अलकापुरी का निवासी को यक्ष, अलकापुरी वहीं आप जानते हैं हिमालय के एरियाज में आता है, तो वहाँ का कोई निवासी यक्ष है। वह अपनी प्रियतमा का परम अनुरागी था, अर्थात वह अपनी प्रियतमा अर्थात बीवी के साथ बहुत ही प्रेम करता था। तो प्रियतम प्रियतमा है ना, इसी विरह गीत है, एक प्रकार से कहते हैं। मेघदूतम को विरह गीत भी कहा जाता है, आप जानते हैं ना, मेघदूतम को विरह गीत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यक्ष के विरह का वर्णन है, ओके। विरह का क्या होता है, जो जब दो कि नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसमें जो एक दर्द होता है, उसी को विरह गीत या विरह दर्द कहते हैं, जो आप कहिए, ठीक है। तो उसका वर्णन है। उसके स्वामी कुबेर ने, किसके स्वामी, यक्ष के स्वामी कुबेर ने उसे 1 वर्ष के लिए शाप देकर रामगिरी में भेज दिया। रामगिरी एक आश्रम था, वहाँ भेज दिया। रामगिरी आश्रम नाम इसका कैसे पड़ा था, तो वहाँ राम और सीता भी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो निवास किए थे, इसलिए उसका नाम रामगिरी आश्रम पड़ा था।
और भाई ये कुबेर शाप क्यों दिए थे, इसमें भी एक कहानी मिलती है कि भाई कुबेर कौन है, ये स्वामी थे उनके, अर्थात मालिक थे। उन्हीं के यहाँ ये मतलब कि एक प्रकार से जॉब करते थे यक्ष, असिस्टेंट्स थे, सेक्रेटरी थे, जो भी आप कहिए। तो अब यक्ष को जो है, जैसे कि कुबेर रोज भाई पूजा करता था, यानी कि उसे कई सारे काम होते थे, तो रोज जो है यक्ष को वो जो है फूल लाने के लिए भेजता था पूजा करने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि यक्ष ने क्या किया कि फूल तोड़ा था, अपनी प्रियतमा को देखा तो उसके बालों में, उसके गजड़े में फूल लगा दिया एक, और ले गया फूल स्वामी को दे दिया कुबेर को। जब कुबेर ने पूजा की तो एक फूल कम हो गए। तो पूजा में जब एक प्रकार से फूलों की कमी की, यानी कि अभाव का निर्विघ्न आ गया, तो कुबेर क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर यक्ष को श्राप दे दिए कि जिस प्रियतमा के कारण तुम हमारे कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, उसी प्रियतमा का तुम 1 वर्ष का विरह सहोगे। इसलिए उन्होंने श्राप देकर रामगिरी में उनको भेज दिया 1 वर्ष के लिए। आज भी तो ऐसा ही है भाई, कोई अगर कोई वो ऑफिसर है, आप जानते हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, उसे भी इसी तरह श्राप दिया जाएगा। आज तो आईपीसी लग जाएगी, जानते हैं आप। तो ये श्राप उसने दे दिया। अपनी प्रियतमा के विरह में यक्ष ने रामगिरी के विभिन्न आश्रमों में रहकर 8 मास बिता लिए। विभिन्न मतलब कई आश्रम थे, मतलब रामगिरी आश्रम बड़ा था, तो एक मिलाकर बोल दिया जाता है रामगिरी, लेकिन कई आश्रम उसमें थे। तो वहाँ एक मतलब कि एक दिन यहाँ रहता, दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ, ऐसे ऐसे रहता था। तो 8 मास उसने बिता लिए, अर्थात जेल में बंद होकर, जेल ही समझिए, क्योंकि उस वक्त ऐसा था नहीं, तो प्रकृति के गोद में ही रहा जाता था। तो यही बात हो गई। वर्षा काल के आरंभ में पर्वत से क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलना, जैसे खेल रहा हो, करने वाले मेघ को देखकर वह अपनी उत्कंठा नहीं रोक सका, तथा उसी के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास अपना विरह संदेश भेजने का उपक्रम करने लगा। अब देखो, अब भाई सावन या आषाढ़ का महीना ऐसा होता ही है कि एक सामान्य मनुष्य की इच्छा ही अलग, उसका हाव भाव अलग हो जाता है। भाई एक बारिश में क्या चाहता है आदमी कि भाई बारिश रिमझिम होती रहे, यानी कि रिमझिम फव्वार वाली बारिश होती रहे, और सामने एक पकौड़ा हो, साथ में कुछ चाय वगैरह हो, है ना, और साथ में जो है प्रियतमा सामने बैठी रहे, देख देख कर पिया जाए, तो उसका आनंद ही अलग है ना। तो एक सामान्य मनुष्य की यह कल्पना हो सकती है। तो ये तो भाई मेघ है, और वो विरही हो चुका है, 8 महीना से नहीं देखा है, तो भैया आप उसको तो समझ सकते हैं आप। तो उसने क्या किया कि भाई मेघ से ही, बादल से ही वो कहने लगा कि भाई अब हमारा संदेश ले जाइए। तो काव्य के पूर्व भाग में, अर्थात जिसे आप पूर्व मेघ कहते हैं, उसमें यथोचित स्वागत करके, यानी कि मेघ का यथोचित स्वागत करके उसने रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग बतलाया, जिसमें माल प्रदेश, अब देखिए ये थोड़ा मार्ग बताया गया है, इसका वर्णन कालिदास जी ने कर दिया है। तो ये आज भी आपको देखने को मिलता है। आमरकूट, नर्मदा नदी, आप नर्मदा नदी जानते ही हैं, विदिशा नगरी आप जानते हैं, नीचगिरी, निर्विंध्या नदी, यानी निर्विंध्या नदी, उज्जैनी, उज्जैनी आप जानते हैं, 16 महाजनपद का उदय जब हुआ था, तो उज्जैनी अवंती की राजधानी थी, आप जानते हैं। महाकाल मंदिर, शिप्रा नदी, देवगिरी, चरमनवती नदी, यानी कि जिसे आप चंबल कहते हैं, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, यानी अब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब भारत का जो नक्शा है आप जानते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, 1 मिनट, ये 1 मिनट थोड़ा, ये ऐसे करके है ना। ये तो अब यहाँ है भाई, यहाँ से ऐसे ऐसे भेज रहे हैं, तो ऊपर की तरफ मेघ जाएगा, मतलब यहाँ यहाँ अलकापुरी कहीं है, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह का उन्होंने मतलब कि स्थानों का नाम दिया है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और गंगा नदी का वर्णन किया, हिमालय का, क्रौंदरंध्र का, नीति घाटी, कैलाश और मानसरोवर का वर्णन रोचकता एवं भव्यता के साथ किया गया है। तो ये वर्णन आप उसमें देखेंगे, ठीक है। उत्तर मेघ में
अलकापुरी के वैभव का वर्णन करते हुए यक्ष ने कुबेर के राजप्रसाद के उत्तर में अवस्थित अपने घर की पहचान बतलाई। तो आप जानते हैं बहुत ही अच्छा वर्णन करेंगे कि अलकापुरी बहुत ही धन संपदा से भरी हुई है। वहाँ मोतियाँ हीरे से जड़े हुए हैं, सारा सिस्टम है ना, मतलब कि जो वहाँ गेट लगे हैं वहाँ जो हीरे मोती जकड़े हुए हैं, मतलब कि एक प्रकार से बहुत ही अच्छा चमक, जैसे शिव के माथे पर चंद्रमा जैसी चमक होती है वैसे ही वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और जो है उस घर, मतलब कि यक्ष ने जो बताया कि भाई कुबेर के राजप्रसाद के उत्तर में हमारा घर जो है स्थित होगा। उस घर का प्राकृतिक वैभव देखकर मेघ को यक्ष प्रिया के पास पहुंचना है। ठीक है, वह सुंदरी होने पर भी, मतलब कि कौन, यक्ष प्रिया, यानी कि यक्ष की जो प्रिया है, प्रियतमा है, वह सुंदरी होने पर भी इस समय खिन्न, मलिन, उदास, कृष्ण तथा तुषारहित कमलिनी के तुल्य होगी। कालिदास भी ना बहुत खतरनाक शब्द लिखते हैं, पढ़ेंगे तब देखिएगा और मजा आएगा। मेघ को उसे पहचान कर कुशलता से संदेश देना है कि यक्ष उसके विरह में किस प्रकार समय बिता रहा है। वियोग के अवशिष्ट 4 मासों को वह यक्ष प्रिया आंख बंद करके, यहाँ आंख होना चाहिए था, ठीक है, तो आंख बंद करके का मतलब है यहाँ धैर्य से, है ना, धैर्य थोड़ा रखे, यानी कि धैर्य से बिता ले, हमारा शीघ्र ही समागम होगा। मतलब उन्होंने कहा भाई 8 माह बीत ही गए हैं, 4 महीने की बात है प्रिया जी, थोड़ा आप धैर्य रखिए, हम आने भी वाले हैं, ये बात कर दी। इस काव्य में नियतिकृत नियम रहित कवि निर्मित का पूर्ण प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो नियतिकृत नियम है, नियति का मतलब जो प्रकृति का नियम है, उससे रहित, यानी कि उसके अभाव में कवि ने अपनी कल्पना कर दी है। कैसे? जैसे अचेतन मेघ के द्वारा चेतनोचित संदेश वाहक का कार्य लिया गया है। अर्थात मेघ भाई कभी किसी का संदेश ले जाएगा? मेघ मेघ में चेतना है क्या वो आपकी बात सुन लेगा? नहीं। तो भाई प्रकृति क्या है मेघ की? खाली बारिश कराना, जो आप पढ़ते हैं, तो बारिश कराना है, वो संदेश वाहक तो है नहीं कोई कि भाई संदेश ले जाएगा। तो ये एक नियतिकृत नियम रहित कवि निर्मित काव्य हो गया है। किंतु कवि ने इसके समर्थन के लिए, वो कोई ऐसा न समझ ले कि कालिदास यार क्या लिख रहे हैं कि मैं कवि ले जाएगा संदेश, लेकिन कवि ने इसके समर्थन सपोर्ट के लिए यक्ष की प्रबल उत्सुकता का तर्क दिया है, जिससे यक्ष में चेतन का विवेक ही समाप्त हो गया है। तो आप थोड़ा एक श्लोक 5वां पढ़ेंगे, ये हमने लिखा भी है, मंदाक्रांता छंद में हम आपको थोड़ा सुनाएंगे, तो आप थोड़ा इसको सुनिए भी, आनंद लीजिए। वो लिखते हैं कि ये मंदाक्रांता छंद में पूरा है, तो कैसे गाया जाता है इसको थोड़ा, इसको भी आप समझ लीजिए। लिखते हैं कि धूमः ज्योति सलिले मारुताम सन्निपातः क्वामेघः संदेशार्थाः क्व पटुकरेणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् गुहिकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपेणा चेतना चेतनेषु। तो कालिदास ये लिखते हैं कि भाई जो कामार्ता है, जो कामी व्यक्ति होता है, अर्थात जो विरही होता है, जो प्यार में होता है, उसे उसकी प्रकृति की कृपा ही ऐसी होती है, मतलब उसका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि वो चेतन और अचेतन में अंतर करना भूल जाता है। वो फिर समझ नहीं आता क्या कह रहा है, किससे कह रहा है। पुतला भी उसको आदमी लगने लगता है, आदमी पुतला लगने लगता है ना, ये जब मामला होता है। तो कहते हैं धुएं ज्योति और सलिल मरुताम से यहाँ मिश्रण, सन्निपाता मतलब मिश्रण, क्वा मेघ, कहाँ वह मेघ, अर्थात इन सब चीज़ों से मिला हुआ कहाँ वह मेघ है। और संदेशार्थाः क्व पटुकर्णे, संदेश भेजने के लिए कहाँ एक पटु या चतुर आदमी चाहिए, है ना। मतलब कि भाई अब ये प्यार वाला मामला है, इसके लिए तो और थोड़ा अच्छा व्यक्ति चाहिए। अब इतना भी चतुर मत आप करिएगा कि
वो आपका छोड़ अपने ही काम बना ले, मतलब कि आपको एक साइड कर दे, मतलब कि इतना समझदार हो कि वो आपके संदेश को अच्छे से पहुंचा सके। इस तरह का कोई होना चाहिए। लेकिन ये कई क्या रहा है, तो कालिदास इसके पक्ष में तर्क भी दे रहे हैं। मैं उत्सुकता, बस इसी उत्सुकता के कारण उसने क्या किया, ये संदेश दे दिया। और क्योंकि कामी व्यक्ति की कृपा या फिर कृपणा ही ऐसी होती है कि वो चेतन और चेतन में अंतर करना भूल जाता है। ये जो है तर्क जो है कालिदास ने 5वां श्लोक पूर्व में का पढ़ेंगे तो है, ठीक है। मेघ को मानव समझ कर ही यक्ष उसकी प्रशंसा करता है। पुतले को मानव समझना, मानव को पुतला, यह हर एक जो लवर्स की कहानी होती है आप जानते हैं। मार्ग में उससे विविध दृश्यों से परिचित होने के लिए कहता है। उज्जैनी की स्त्रियों से आंखें मिलाने का अनुरोध करता है, देखो, तथा संदेश की सूक्ष्म बातें सुनाता है। तो ये अब कालिदास कौन से मूड में थे, खुद भी रही थे, क्या थे, कुछ नहीं समझ में आया। तो ये उन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छा है। आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि किशोरावस्था में तो ये सब बातें और मज़ा देती है ना। मतलब कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक होता है भाई, किशोरावस्था में ये बातें थोड़ा और ही इंटरेस्टिंग या फिर दिल हृदय को छू जाने वाली लगती हैं ना। तो आनंद होइए, इसको पढ़िए और आनंद होते रहिए, दूसरों को भी करते रहिए और हमको भी करते रहिए। हमको आनंद कब आएगा, जब आप थोड़ा इसके लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम मेघदूतम के बाद आप जब ऋतु संहारम पढ़ेंगे तो उसमें और खतरनाक वर्णन है ना। इनके एक पति पत्नी के बीच हर एक ऋतु में किस प्रकार का इमोशंस जागता है, उसका वर्णन है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो महाकाव्य है, नाटक है, उसको भी देख लेंगे। तो कालिदास हमारे खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब उनके ग्रंथ खत्म हो जाएंगे। ओके, कालिदास का परिचय भी हम देख लेंगे लास्ट में थोड़ा, क्योंकि थोड़ा आप उत्सुकता कौतूहल जगाइए उनके प्रति। इतने अच्छे अच्छे काव्य उन्होंने लिखा, ठीक है। धन्यवाद, फिर इसी तरह आगे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।